एवरीवन, दिस इज़ नरेंद्र और आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा को लेकर आए कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में। और इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए हमारे साथ अवेलेबल हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर वैभव अरोड़ा, जिनका ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा को लेकर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मुझे बताइए कि ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट्स में कुछ चेंजेस हुए हैं या 2025 में होने जा रहे हैं? वेल नरेंद्र, सभी कंट्रीज जो है एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती हैं अपने, ताकि उनके पास स्टूडेंट्स का फ्लो बना रहे। ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है ना 2024 मार्च में ये चेंजेस किए थे, जब उन्होंने जीटी का कंसेप्ट खत्म करके जीएस का कंसेप्ट अडेप्ट किया था। बाकी जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो कि 2025 के लिए भी क्या रिसेंट अपडेट्स हैं, तो अभी ऐसा जो है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं है। तो वैभव, आपने अभी एक टर्म यूज किया जीएस, क्या आप इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? नरेंद्र देखो, जीएस भी जो है ना जीटी की तरह वर्क कर रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में पहले जीटी थी, बिल्कुल जीएस का कंसेप्ट है इसमें। अब जीएस में क्या है, यूनिवर्सिटीज ना बच्चों की ऑथेंटिसिटी चेक कर रही हैं कि बच्चा जो है वहाँ पे आके क्या पढ़ेगा और उसका करियर और एकेडमिक गोल क्या रहेगा। इसके लिए जैसे जीटी में पहले हो रहा था ना कि मतलब वहाँ पे उसकी फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, कितने फंड शो करने हैं, पेरेंट्स की फैमिली इनकम क्या है ना, तो ये सब चीज़ें इसमें भी रहती हैं। और मोर ओवर इसमें बच्चे का इंटरव्यू भी रहता है जीएस में। कौन से दो बड़े फैक्टर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं? जो दो मेजर फैक्टर आप बात कर रहे हो ना कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा के लिए हमारे को जो चाहिए होते हैं, उसमें हमारे पास दो फैक्टर है बेसिकली। पहला फैक्टर है एकेडमिक और दूसरा है फाइनेंशियल कैपेसिटी। आगे इन दोनों में भी दो फैक्टर्स हैं नरेंद्र। जो अगर हम एकेडमिक की बात करें तो बच्चे ने जो है अपनी +2 की है या ग्रेजुएशन किया है, उसमें कितने परसेंटेज या स्कोर उसने किया है, या फिर बच्चे ने आईएलटीएस या पीटी किया है, उसमें उसने कितने बैंड स्कोर किया है। ये तो हो गया एकेडमिक पार्ट। दूसरा पार्ट आ गया पेरेंट स्पॉन्सर की जो है फाइनेंशियल कैपेसिटी का। अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक तो उनका फंडिंग पार्ट आ गया कि जो हमने फंड शो करने हैं, दूसरा पार्ट आ गया स्पॉन्सर की इनकम का कि उनके पास क्या इतनी इनकम है, जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी जितनी इनकम मांग रही है क्या वो उतनी इनकम शो कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये दो मेजर फैक्टर्स रहते हैं जो बच्चे का आगे पैथ डिसाइड करते हैं कि उसको वीजा मिलेगा या नहीं। मैंने सुना है कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी काफी कंट्रीज को हाई रिस्क जोन में रखती है, तो इंडिया भी क्या उसी कंट्रीज में से आता है? डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया जो है ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइम टू टाइम सभी कंट्रीज की असेसमेंट लेवल चेक करता रहता है कि कौन सी कंट्री किस असेसमेंट लेवल में आती है। इसमें उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 1 में जो कंट्रीज आती है ना उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन और फंडिंग पार्ट बहुत लीस्ट रहता है, मतलब ईजी प्रोसेस होता है बेसिकली। और जो कंट्रीज लेवल 2 और 3 में आती हैं उनमें जो है ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट भी हाई रहता है, वहाँ पे फंड्स भी ज़्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे आप पूछ रहे हो कि इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है, तो इंडिया को आज की डेट में जो साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश होगी, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, इन सबको ऑस्ट्रेलिया ने जो है असेसमेंट लेवल 3 की कैटेगरी में भी रखा हुआ है। असेसमेंट लेवल का जो इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट के वीजा रिजल्ट पर भी पड़ता है? जैसे अभी आप पूछ रहे हो कि भी असेसमेंट लेवल का क्या असर पड़ता है स्टूडेंट के वीजास पे, है ना, तो जो भी असेसमेंट लेवल 3 में कंट्रीज आती हैं नरेंद्र, उनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ असर तो देखो पड़ता है वीजा पे। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बच्चे की ना फाइनेंशियल कैपेसिटी, बच्चे के पेरेंट्स की फाइनेंशियल कैपेसिटी होगी, उनके फंडिंग पार्ट हो गया, इनको प्रॉपरली जज करते हैं और बच्चे की प्रोफाइल को जज करते हैं कि क्या बच्चा वहाँ पे आके जनरली पढ़ना चाहता है या नहीं। तो यहाँ पे वीजा के चांसेस मतलब बेसिकली इस बात पे डिपेंड करते हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो 15 लाख है, उससे प्लस होनी चाहिए, फंडिंग पार्ट 40 लाख का होना चाहिए, विद सोर्स होना चाहिए। तो अगर ये सब चीजें और बच्चे का एकेडमिक पार्ट और जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का पार्ट है वो सब क्लियर है तो डेफिनेटली वीजा मिलता है। चेंजिंग सिनेरियो में आप कुछ ऐसे कोर्सेज सजेस्ट कर सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीजा के लिए काफी डिमांडिंग है या उनको पढ़कर आगे स्टूडेंट का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है? बहुत से कोर्सेज है नरेंद्र जो मतलब आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में बहुत हाई डिमांड में है। अब आप देखो कोविड के बाद से ना हेल्थ केयर में सभी कंट्रीज में डिमांड कितनी बूस्ट हुई है हेल्थ केयर सेक्टर में, चाहे वो नर्सेज हो, है ना, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हो, हेल्थ केयर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग प्रोफेशन में बहुत सी मतलब अपॉर्चुनिटीज है ऑस्ट्रेलिया में जो आपको पीआर के लिए भी लीड करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जी अपना आईटी सेक्टर से रिलेटेड, तो आईटी में आ जाओ आप, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अपार अपॉर्चुनिटीज हैं इन सब में, ठीक है। तो इसके अलावा ना अभी ऑस्ट्रेलिया ने एक CSOL लिस्ट भी जारी की है जिसमें 456 कैटेगरीज है। तो जो बच्चा मतलब इन स्टडीज में से पढ़ के निकलता है वो अपना स्किल्ड जो है CSOL लिस्ट में भी जो है देख के डिसाइड कर सकता है कि उसे किस फील्ड में आगे बढ़ना है। Well, that's all from our end for the day. Stay tuned for more updates. Thank you.